करना है, बहुत सिंपल सा जुगाड़ है, इधर देखना। देखो बेटा, सबसे पहले तुम्हारे पास यहाँ पर आया कौन? कार्बन। कौन आया? कार्बन। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि भाई जो हमारा होमोलोगस सीरीज है वो हम कैसे बिल्ड करेंगे। तो बहुत ही आसान है, अगर तुम ध्यान से देखोगे जो मैंने तुम्हें बताया था, फिर दोबारा एक बार बता देता हूँ यार दोस्तों। तो तुम अगर देखोगे तो हमारे पास होमोलोगस सीरीज जब हम बिल्ड कर रहे थे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CH3OH आया, तो ये हमारा एक कंपाउंड हो गया जिसको हम बोल रहे हैं मिथेनॉल। अब बस इसके अंदर CH2 ऐड करते जाओ, तो ये तुमने CH2 ऐड करा, ये बन गया दैट इज योर इथेनॉल। फिर तुमने क्या करना है, फिर दोबारा से एक CH2 तो था, फिर दोबारा CH2 ऐड कर दो, ये बन गया क्या? प्रोपेनॉल। तो ऐसे करते 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 तुम्हें बस CH2 ऐड करते जाना है। जैसे जैसे CH2 ऐड करते जाओगे इनका नया मेंबर आता जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, कि भाई ये सारे सेम ही फैमिली के होते हैं, बस हर मेंबर, ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर्स बाय CH2 ग्रुप। बस इस बात को याद रखो कि बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैं तुम्हें बता रहा हूं। व्हाट आर होमोलोगस सीरीज? दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, मतलब सारे के सारे अल्कोहल फैमिली के हैं, तो उसने बोला दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली एंड ईच सक्सेसिव, मतलब एक के बाद एक मेंबर जो आ रहा है उन सब में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ CH2 का है। इसलिए हम उनको बोल रहे हैं कि दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली एंड ईच सक्सेसिव मेंबर, एक के बाद एक जो मेंबर आ रहा है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ CH2 का ही है। और वही हम यहां पर विजुअलाइज भी कर रहे हैं कि ये देखो CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। तो यार यही तो है अपना, यही हमें करना है। अब वो कहता है एक और इंटरेस्टिंग चीज, कहता है यार देखो तुम CH2 ऐड कर रहे हो तो CH2 का जो मास है उसको भी तो देखो। अगर हम CH2 की बात करें तो उसमें कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, और हम सबको पता है कि भाई जो कार्बन होता है उसका मास होता है 12 और जो हाइड्रोजन होता है उसका मास होता है 1। तो अगर तुम इसे देखोगे, अगर हम इसको CH2 बना दें तो CH2 में क्या होगा बेटा? कार्बन 12 और हाइड्रोजन 2, तो 12 + 2 क्या होगा? 14 ही तो होगा, 14 ही तो होगा। तो बेटा हर एक सक्सेसिव मेंबर में जो उनका नेक्स्ट मेंबर आने वाला है उनके बीच में जो मास का डिफरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ 14 यूनिट्स का होता है, 14U का होता है। तो इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो अगर वो तुमसे बोले कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन लिखना, दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली एंड ईच सक्सेसिव मेंबर, एक के बाद एक जो मेंबर आ रहा है, डिफर्स बाय CH2 ग्रुप एंड द मास डिफरेंसेस ऑफ 14U एंड द मास डिफरेंसेस ऑफ 14U। और वो मैंने तुम्हें बताया कि क्यों 14U बोला। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दे आर द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन व्हिच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। तो भाई दे आर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली एंड ईच सक्सेसिव मेंबर डिफर्स बाय CH2 ग्रुप एंड द मास डिफरेंसेस ऑफ 14। और इसी बात को यहां पर लिखा, द सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप एंड द मास डिफरेंसेस ऑफ ओनली 14U। बस तुम्हें ये पेपर में जाकर लिखाना है, तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक एग्जांपल डाल देना, पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें, द केमिकल प्रॉपर्टीज आर इंपार्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप। मैंने यही तो बताया, फंक्शनल ग्रुप है तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज उसको दे देता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर इंपार्टेड बाय द फंक्शनल ग्रुप, दस ऑल मेंबर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। कि भाई जो भी सारे के सारे मेंबर्स हैं, जो भी सारी फैमिली है वो एक ही फैमिली है, वो सारे ही अल्कोहल है, वो अल्कोहलिक बिहेवियर तो शो करेंगे ही करेंगे। बट द मेंबर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन जो मेंबर्स होंगे उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होंगी। उसका रीजन है यार, क्योंकि आप देखो ना, सबका मास बढ़ता जा रहा है, तो मास बढ़ता जा रहा है तो उस वजह से कार्बन नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, हाइड्रोजन नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। उस वजह से बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जैसे ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इन पे असर पड़ना लग जाता है, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन बढ़ते हैं वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होगी तो आपके बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स पे असर दिखना लग जाएगा। उसके बाद अगर आप बात करोगे, द फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी अमंग द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ड्यू टू डिफरेंस इन देयर मॉलिक्यूलर मास। तो वही मैंने तुम्हें भी समझाया कि भाई जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे उनके मॉलिक्यूलर मासेस चेंज होते रहेंगे, उनके मॉलिक्यूलर मासेस चेंज होते रहेंगे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती रहेंगी। वो चीज यहां पर हमारे को समझा रहा है। फिर उसके बाद वो कहता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा हाँ यार, क्योंकि आप देखो ना, कार्बन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी तो आपकी प्रॉपर्टीज जो बॉइलिंग पॉइंट की है वो बदल जाएंगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी आपको ज्यादा हीट करना पड़ेगा अगर आप उसको वेपर फेज में भेजना चाहते हो। तो इस वजह से जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती जा रही है। लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्योंकि सब में सेम ही रह रहा है, क्योंकि सेम ही फैमिली का है, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज पे कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहां पर वो हमारे को ये समझाता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, तो हमारे पास आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। यार ये तुम्हें मैं पहले ही समझा चुका हूं, नॉमेनक्लेचर में बेसिक्स याद रखना, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और क्या सफिक्स, ये तीन में पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर हो जाता है। और वो मैंने तुम्हारे को पूरा अच्छी तरह से पहले समझाया था, तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें डेफिनेशंस तो आनी नहीं है। तो बस आप इसको देख लो, एल्कीन के लिए जो हमारी
सफिक्स है वो है इन है। अगर हम एल्काइन के लिए जाएं तो वो आइन है। अल्कोहल के लिए जो है वो आप ये नया चीज़ देख रहे हो ऑल है। एल्डिहाइड के लिए अल है। कीटोन के लिए ऑन है। कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड है। अब बड़े सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, सर यार मेरे को नहीं समझ आ रहा है कैसे मैं याद रखूँ। यार मैं उसको कहता हूँ देख नाम में ही तो है। देख अगर ऑल को अगर देखेगा तो अल्कोहल में ही तो ऑल है, तो ऑल अल्कोहल ऑल, ठीक है। अगर तू बात करेगा एल्डिहाइड की तो प्यारे मेरे भाई देख यहाँ पर अल लिखा हुआ है, तो एल्डिहाइड जो शुरुआत हो रही है वो अल से ही तो हो रही है, तो वहां से याद रख एल्डिहाइड का अल होता है सफिक्स। अगर बात करें कीटोन की तो कीटोन में तो उसके नाम में ही है ओन, और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है ओन, तो भाई ये ओन हो गया, तो कीटोन के नाम में ही ओन आ जाता है। फिर अगर हम बात करें किसी कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स है वो क्या है, ओइक एसिड है। क्या है बेटा, ओइक एसिड है, तो वो ओइक एसिड तुम्हें ध्यान में रखना है। लास्टली अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें क्लोरीन की, फ्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, इन सब ये सब जो है सफिक्स में नहीं आते, ये आगे आते हैं, ये प्रीफिक्सेस में आते हैं। और प्रीफिक्सेस हमने भी डिस्कस भी करे थे, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और क्या आइडो, तो वहां पर ये आ जाते हैं यार, तो हमें टेंशन वाली बात कोई लेने वाली नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, तो इफ अ सफिक्स इज एडेड देन फाइनल ई इज रिमूव फ्रॉम द नेम। फॉर एग्जांपल मीथेनॉल, तो वो हमें बता रहा है कि भाई कैसे इनके नॉमेनक्लेचर करे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे को यहाँ पर शो करके दिखाता हूँ। देखो जैसे ये बेटा यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तुमने क्या करा, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया। तुमने जैसे ही इसमें से हाइड्रोजन हटाया तो यहां पर तुम्हारा क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चे, OH आ गया। और जैसे ये OH आता है वो इसकी सारी प्रॉपर्टीज को बदल देता है। अब जब ये OH आ गया तो भाई मेरे को नाम में भी तो इस चीज को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा ना। तो कहते हैं देखो इसका नाम था क्या, तो हमने कहा इसका नाम था मीथेन। क्या नाम था, मीथेन। और मीथेन में अब क्या हुआ कि जैसे ही OH आया तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज बदल गई, तो इसका नाम भी बदल जाएगा। तो अब नाम कैसे रखें, तो मैं तुम्हारे को एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ। ये हम अपने इंडियन कल्चर में होता हुआ देखते हैं कि जनरली गर्ल्स की मैरिज हो जाती है तो वो क्या करती हैं, आजकल को जो गर्ल्स हैं वो 2 सरनेम्स लगाती हैं। एक तो अपने घर का नाम होता है जो पहले होता है, और अगर सपोज करो जो बाद में लगाती हैं तो वो दूसरे अपना जिनके जहाँ भी शादी होती है वो वाला नाम लगाती है। जैसे मान लेते हैं कि एक गर्ल है, उसका नाम है, लेट अस सपोज उसका नाम है रिया। तो अगर मान लो रिया शर्मा थी और रिया शर्मा की शादी हो गई सपोज करो मल्होत्रा में, तो वो नाम लिखेगी रिया शर्मा मल्होत्रा। तो रिया की अब 2 सरनेम हो गई, एक शर्मा फैमिली की भी और एक मल्होत्रा फैमिली की भी। अब बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर क्या करना है, इसी चीज को करना है। अब हम कहते हैं कि भाई देखो ये ना अब क्या है, इसके अंदर एल्केन फैमिली से तो आया है लेकिन इसमें अल्कोहल फैमिली भी लग गई, तो हमने कहा अब दोनों सफिक्स लगेंगी, तो 2 सफिक्स हो जाती है। एक होती है प्राइमरी सफिक्स कि किस फैमिली से आया है, और एक होती है सेकेंडरी सफिक्स कि किस फैमिली में गया है। तो हमने कहा देखो कार्बन तो इसमें एक ही है, तो हमारी वर्ड रूट तो मिथ ही मानी जाएगी, और जिसका प्राइमरी सफिक्स होगा वो होगा क्या, एन। क्या होगा, एन। अब ई हटा देना, वो यही बता रहा है कि भाई ई हटा देना है, क्योंकि बेसिकली जो आयुपैक कहता है, जो हमारी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो कहती है यार तुम एक काम करो, तुम जब 2 वॉवल आएंगे ना तो साथ मत लगाना प्लीज, ये गलत हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है यार आयुपैक तेरी बात मान लेते हैं, तू टेंशन मत ले। तो हमने कहा चल तेरी बात मानते हैं, तो हमने कहा ई नहीं लगाएंगे। अब बस तुम अल्कोहल के लिए जो उसका सफिक्स है वो क्या लगा दोगे, ऑल। तो अब अगर तुम नाम में देखोगे तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वर्ड रूट तो आ गई है, और तुम देख रहोगे कि यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स भी आ गया है और यहाँ पर हमारा सेकेंडरी सफिक्स भी आ गया है। तो नाम के अंदर 3 पार्ट्स हो गए हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हो गए, एक तुम्हारी वर्ड रूट, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स, ये तीनों के तीनों तुम्हारे को मिल गए। तो मेथ एंड ऑल, तो क्या नाम पड़ गया, मेथ एंड ऑल। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो तो पहले नॉर्मल हाइड्रोकार्बन होते हैं, नॉर्मल एल्केन्स होते हैं। उनके एल्केन्स में ही तो आप हाइड्रोजन हटाकर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हो ना, तो फंक्शनल ग्रुप का नाम भी लाना पड़ेगा। तो वो नाम जो भी होता है, जैसे अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, ये जो 4 भाई बहन हैं, इन चारों भाई बहनों का जो नाम आता है वो सेकेंडरी सफिक्स जाता है। और जो हमारे पास दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो गया जो मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, वो आगे लगते हैं। तो ये चीज बस तुम्हें यहां पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो आगे देखते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं उनको हमें समझना है। तो अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले वो कहता है कंबशन। क्या है कंबशन, कंबशन मतलब क्या होता है, कार्बन कंपाउंड जनरली बर्न इन एयर, जो वो एयर में बर्न करते हैं टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज हीट एंड लाइट। यार देखो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जो भी हाइड्रोकार्बन हो दुनिया का,
अगर तुम उसको ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो वो तुम्हारे को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो देने ही देने वाला है और साथ में तुम्हारे को हीट एंड लाइट देगा। हमारे घर के अंदर जो गैस होती है उसमें हो क्या रहा है, कंबशन रिएक्शन ही तो हो रही है। आपके घर में जो गैस आ रही है उस गैस को तुम बर्न करते हो तो वो तुम्हारे को क्या देती है, दैट इज हीट देती है, लाइट देती है। हीट से तुम खाना बना लेते हो, तो वो क्या है, एक नॉर्मल कंबशन रिएक्शन ही तो हो रही है जो तुम्हारे घर में कुकिंग में हो रही है। तो वो कहता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे बर्न जनरली विद अ ब्लू फ्लेम, दे जनरली विद अ ब्लू फ्लेम। यार इस बात को ध्यान में रखना, अगर तुम अपने घर में देखोगे जब तुम अपने किचन में जाते हो जो तुम्हारी गैस होती है वो ब्लू फ्लेम के साथ क्या हो रही है, बर्न हो रही है। वो जो ब्लू फ्लेम तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, वो एक्चुअली में कंप्लीट कंबशन हो रहा है जो गैस आ रही है। और जनरली हमारे घर में जो गैस आती है वो ब्यूटेन गैस होती है और उसका कंप्लीट कंबशन होता है तो हमें ब्लू फ्लेम दिखाई देता है। अगर तुम्हारे को मान लो कोई हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहा है और ब्लू फ्लेम नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि भाई उसकी इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है और हो सकता है कि एक या तो इनकम्प्लीट कंबशन होगी या तो वो अनसैचुरेटेड होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर कंप्लीटली बर्न कर रहे हैं तो वो ब्लू फ्लेम दिखाएंगे ही दिखाएंगे। अब सैचुरेटेड होता गया है भाई, सैचुरेटेड का सिंपल सा मतलब है कार्बन कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको सैचुरेटेड कहते हैं। तो सिंपल सी कहानी है, जब भी कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स दिख जाए तो समझ जाना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न होगा तो उसके अंदर हमारे को कौन सा फ्लेम दिखाई देगा, ब्लू फ्लेम दिखाई देगा। तो टेंशन वाली बात तो हमें कुछ है ही नहीं। अगर हम उसके बाद देखें क्या है कि भाई इन गुड सप्लाई ऑफ एयर एंड विद द येलो सूटी फ्लेम इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो कह रहा है कि भाई अगर तुमने उसको दैट इज योर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर दिया तो तुम्हें येलो सूटी फ्लेम दिखाई देगा। यार ये चीज़ तो हम अपने घर में भी देखते हैं, तुम्हारे साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा। मम्मी हमारे को एक काम देकर जाती है कि बेटा मैं दूध रख कर जा रही हूँ, उबल रहा है, इसको ना बाद में थोड़ी देर बाद आऊंगी, इसको बंद कर दियो, मेरे को काम के लिए जाना है। तुम क्या करते हो भाई, आराम से अपना टीवी खोला, तुम बैठ गए अपना चिल कर रहे हो, ठीक है। और थोड़ी देर बाद तुमने देखा किचन में जाके सारा दूध गिर रहा है। और जब सारा दूध गिर रहा होता है, वो दूध जो होता है गिरते गिरते तुम उसको गैस बंद करने जाते हो, तुम्हें येलो फ्लेम दिखाई देने लग जाता है। अब वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा इनलेट है जहां से गैस आ रही है उसके अंदर छोटे छोटे से होल्स हैं। वो होल्स क्या हो गए, दूध की वजह से भर गए हैं। अब दूध की वजह से भरने की वजह से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का सप्लाई कट आउट हो गया है उसके किसके लिए, वो जो गैस उनमें से आ रही थी, तो गैस और ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहे होते। तो अब जो वो गैस है, वो जो ब्यूटेन गैस हमारे घर में आ रही है, उसकी इनकम्प्लीट कंबशन शुरू हो जाती है। और जैसे उसकी इनकम्प्लीट कंबशन शुरू होती है तो हमें क्या दिखाई देता है, येलो फ्लेम दिखाई देता है। तो यहां पर तुम देखोगे तो हमारे को ब्लू फ्लेम नहीं दिखाई देता। इसका मतलब है अगर येलो फ्लेम दिखाई दे रहा है तो उसका इनकम्प्लीट कंबशन शुरू हो चुका है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर आ रही है। क्योंकि जो दूध था उसने क्या करा, उसको लिमिट कर दिया, एयर को उस तक पहुंचने ही नहीं दे रहा। इस वजह से हमारे को क्या दिखाई देता है, येलो फ्लेम दिखाई देता है। उसके बाद वो आगे लेकर जाता है तो हमें कहता है कि देखो यार, सूटी फ्लेम इज सीन व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर बर्न्ड इन एयर। तो अगर आप कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लो इथीन है, इथाइन है, अगर तुम इसको बर्न करोगे तो तुम्हारे को सूटी फ्लेम दिखाई देगा, मतलब धुएं वाला फ्लेम आपको दिखाई देगा। इसके अंदर सूट मतलब होता है बहुत ही कार्बन ब्लैक कलर का होता है, तो वैसा वैसा फ्लेम दिखाई देगा। अगर हम लास्टली में जाए, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एमिट्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आप देख रहे होगे कि एसिड रेन बहुत बड़ा रीजन है, मतलब बहुत बड़ा रीजन है कि जिसकी वजह से जो ताजमहल भी है उस पर भी असर पड़ा है। और एसिड रेन जो है एक हमारा अर्बनाइजेशन का एक सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि यार देखो आपके यहाँ ना सारा का सारा जो है ना आइस इंजन है। आइस इंजन का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन है। इंटरनल कंबशन इंजन मतलब आपकी जो गाड़ी है, स्कूटर है, उसके अंदर जो भी है पेट्रोल को जल रहा है, तो पेट्रोल जल रहा है तो वहां पर कंबशन हो रही है। उस कंबशन की वजह से जब पेट्रोल और वो जलता है तो क्या होता है, वो यही कह रहा है कि बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एमिट ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2, SO3, ये सब बनाता है। एंड साथ में वो कह रहे हैं नाइट्रोजन भी बनाता है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये भी वो बनाता है। और ये क्या करते हैं, जो पानी जब बरसता है तो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। जो ऊपर से मान लो बारिश का पानी आ रहा है, बीच में तुम्हारी हवा के अंदर पहले से ही क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। डिजोल्व होकर तुम्हारे ऊपर पड़ते हैं। जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर पड़ते हैं वो एसिड रेन हो जाती है। अब तुम कहोगे सर इसको एसिड रेन क्यों कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि देखो यार, अगर तुम ध्यान करोगे, हमने ड्रॉप 2 में देखा था कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। अगर हम बात करें SO2 की और अगर हम बात करें किसकी, SO3 की, तो ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ही तो हैं। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। जब ये पानी के अंदर मिल जाएंगे, जब ये बारिश के पानी में मिल जाएंगे, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि भाई ये तो सारे एसिड हैं, तो ये क्या बन गई, एसिड रेन बन गई। तो ऐसे बना क्या नाम, एसिड रेन। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो आगे हम देखते हैं क्या, ऑक्सीडेशन, अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो आप अल्कोहल्स को कन्वर्ट कर सकते हो। यार देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये होता है, देखो ये जो ना इनका गेम क्या चल रहा है कि बड़े सारे बच्चे ना साइंस लेने वाले हैं
और ये वाला जो टॉपिक है ना क्लास 7-12 में आता है, 12th में तो पर्टिकुलरली आता है। तो जब ये 12th में आता है ना तो वो उनका मन करता है कि यार बच्चे को ना हम इसमें फंसा, इसको ना ये करवा के आना चाहिए, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम होता है 12th में जब कोई बच्चा आता है ना तो टीचर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है उसको ये बातें समझाना। तो वो कहते हैं कि 10th में ना थोड़ा बहुत इनको बता दो। तो इसलिए वो ना क्वेश्चन डालने की ना कोशिश करते हैं कि भाई बच्चों को ना ये सिखाना है हमने। तो कन्वर्जन्स होती हैं। कन्वर्जन्स क्या होती हैं कि बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स जो है ना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। तो यार क्या ही टेंशन है, हाँ भाई बदल जाएंगे तो क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, तो उसको हम कन्वर्जन कहते हैं। तो वो यही समझा रहा है कि देखो अल्कोहल्स कैन बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स by oxidizing them using alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate। तो potassium permanganate KMnO4, potassium dichromate K2Cr2O7, ये जो KMnO4 और K2Cr2O7 तुम देख रहे हो इनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम परमैंगनेट एल्कलाइन है, अगर तुम ध्यान दो एल्कलाइन जो है वो हमने ड्रॉप 2 में देखा था एसिड बेसिस सॉल्ट्स में कि एल्कलाइन क्या होते हैं, एल्कलीज क्या होते हैं, उसी से वहां से नाम आ रहा है। और एसिडिफाइड मतलब जो एसिड वाले होते हैं। तो आपको ये दोनों ना याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये दो ही हैं जिनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। एक का फॉर्मूला है KMnO4, तुम यहाँ देख सकते हो, और दूसरे का फॉर्मूला है क्या, K2Cr2O7, और एसिडिफाइड और ये एल्कलाइन। अब तुम क्या करोगे, अल्कोहल लोगे, अल्कोहल का तुम ऑक्सीडेशन करोगे और वो जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाएगा। अब मेरे पास बड़े सारे बच्चे आते हैं, सर मेरे को नहीं समझ आ रहा ये क्या बकवास चल रहा है। मैं कहता हूँ यार तो टेंशन ना ले, तेरे लिए मैं इसको और ज़्यादा आसान करता हूँ, देसी जुगाड़ देता हूँ तेरे को। देख भाई ये तेरा एल्कोहल है, जैसे मान ले ये तेरा इथेनॉल है, ठीक है, ये तेरा इथेनॉल हो गया। अब तुझे कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरे को वो कह रहा है ऑक्सीडेशन कर, तो यार ऑक्सीडेशन तो तू बचपन से करता आ रहा है, ड्रॉप 1 में देखा था ना केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में। ऑक्सीडेशन होता क्या है, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तूने यही तो करना है। देख अगर तू ध्यान से देखेगा तो तेरे को बस इतना करना है कि यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन देख रहा है ना, तो और ये वाला हाइड्रोजन तो देख रहा है, इनको बस ना लात मार के निकाल दे, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इनकी जगह पे बस ना ऑक्सीजन लगाकर आ जा। तो वो कहता है हाँ जी सर कैसे करूं। मैंने कहा ये ले भाई, ये तेरा तो वैसा का वैसा रहेगा, देख ये वाला कार्बन बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। जिस कार्बन के साथ OH लगाना उसके ऊपर तू जो मर्जी कर, उसके हाइड्रोजन को हटा दे, बस उसके हाइड्रोजन को उसने हटा दिया। उसने कहा हाँ लगा, इसके हाइड्रोजन हटा दिए और कार्बन के साथ OH भी लगा दिया। मैंने कहा लेकिन कार्बन तो जिंदगी में एक ही काम करने आया, टेट्रावैलेंसी पूरी करने। अब वो अपनी टेट्रावैलेंसी तो पूरी करेगा। उसने कहा हाँ करेगा, लेकिन अब हाइड्रोजन तो तू लगा नहीं सकता क्योंकि वो तो तूने हटा दिए, तो क्या लगाएगा। उसने कहा फिर तो ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन ही लगाऊंगा। मैंने कहा हाँ तो ऑक्सीजन लगा। उसने कहा लेकिन ऑक्सीजन को कैसे लगाऊं। तो मैंने कहा कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं। उसने कहा 2, और ऑक्सीजन भी कितने ही बना सकता है, मैंने तुम्हें पहले बताया था, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, कार्बन 4, ये इनकी लाइफ का मकसद रहता है। तो भाई कार्बन को बनाने हैं 2 इस रिएक्शन, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, और ऑक्सीजन को भी बनाने हैं 2। तो एक काम करना, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बना दे, काम खत्म हो गया, हमारी टेंशन फिनिश। हमारा बन गया क्या, हमने इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई अगर तुम जा रहे हो, तुमसे अगर ये नहीं लर्न हो रहा तो इस तरीके से कर लो, पूरा सिस्टमैटिक मेथड है। पहले तुम इथेनॉल का बना लो क्या, लाइन स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है उसके 2 हाइड्रोजन को धक्का कर देना, मार देना कि बेटा निकल तू निकल, हम तेरी जगह पे ऑक्सीजन ला रहे हैं। बन गया हमारा क्या, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। और किसके प्रेजेंस में बनाया है, एसिडिफाइड K2Cr2O7 या अल्कलाइन KMnO4। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फॉर्मूला इनका ध्यान रखना। अगर मान लो यार तुम्हारे से नहीं हो रहा फॉर्मूला याद, बड़े बच्चे होते हैं, नहीं हो रहा होता, भाड़ में जाए भाई, तू करना यार, तू नाम लिख के आ जा बस। तो लिख दियो कि भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में हो रहा है, तब भी तेरे को फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं आएगी। उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो आगे हम देखते हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या होती है। तो देख भाई एडिशन रिएक्शन में होता क्या है, एडिशन रिएक्शन है, ऐड करना है किसी चीज को। तो भाई जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही दे सकते हैं, मतलब एल्कीन्स और एल्काइंस ही दे सकते हैं। इनमें भी जो है हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे होते हैं। तो देखो अगर आप इसके स्टेटमेंट पढ़ोगे तो स्टेटमेंट क्या है, हाइड्रोजन इज एडेड टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच आर मोर रिएक्टिव ड्यू टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड
और जब वो कहता है कि जब कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, और रिएक्टिव होने की वजह से उनमें हाइड्रोजन का एडिशन होना शुरू हो जाता है। और ये जो रिएक्शन होती है ये निकल के प्रेजेंस में होती है, क्योंकि वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो हम तुम पूछोगे कैटलिस्ट क्या होता है? यार कैटलिस्ट बहुत ही सिंपल होते हैं, जो रिएक्शन को फास्टन कर देते हैं, तेज कर देते हैं। जो काम हमारा जो है 15 मिनट में हो रहा था उसको अगर वो 5 मिनट में कर दे तो हम कहेंगे वो कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट का काम कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। तो निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम ये मेटल्स ही हैं, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हो, उनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन तेज हो जाएगी, जल्दी मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। अब अगर तुम शब्द को देखोगे हाइड्रोजिनेशन बना कैसे, अगर तुम देखोगे हाइड्रोजन और क्या शन, तो यार हाइड्रोजन और शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब तुम किसी चीज में हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो उसको हाइड्रोजिनेशन कहते हो। तो याद रखना हाइड्रोजिनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बस तुमने हाइड्रोजन को ऐड करना है। अब वो यहां पर करके दिखा रहा है, कह रहा है यार देखो ये जो है दैट इज योर एल्कीन है। अब मेरे पास बड़े सारे बच्चे आते हैं, मेरे प्यारे बच्चे आते हैं, वो मुझसे आके पूछते हैं सर यार मुझे आर नहीं समझ आ रहा, ये आर क्या है मेरे को नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं यार, ये आर कार्बन ही है, ये आर क्या है? कार्बन ही है, उनका ही एक फॉर्म है। लेकिन तेरे को अगर ये रिएक्शन नहीं समझ आ रही तो छोड़ना, इसको मैं तेरे को और आसान बताता हूँ। तो एक काम कर, ये बना दे तू इथीन। इथीन तो बनाना आता है, अभी सीखा था। इथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब दोनों में सिंगल बॉन्ड। और भाई तुझे ये भी बताया था कार्बन अपने टेट्रावेलेंसी पूरी करेगा। ये तूने यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाए कि नहीं बनाए? बना दिए। अब उसके अंदर तू हाइड्रोजन को ऐड करने वाला है, तो करना हाइड्रोजन ऐड। तूने इसके अंदर प्लस H2 डाला, तूने जैसे इसको प्लस H2 डाला तो किसकी प्रेजेंस में करेगा? निकल की प्रेजेंस में करेगा। टेम्परेचर लिखने की इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, तो छोड़ सकते हो। तो निकल तुमने लिख दिया। अब तेरे को क्या करना है? हाइड्रोजन ऐड करना है। लेकिन तू गया कार्बन के पास, कार्बन कहता है भाई मेरे तो 4 पूरे हैं, मैं तेरी कहाँ से हाइड्रोजन ले लूँ? ये कार्बन कहता है मेरे भी 4 पूरे, मैं क्यों तेरी हाइड्रोजन ले लूँ? कोई ने कहा नहीं मुझे तो डालना है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन पूछा है उसने मेरे से। तो भाई अब तुझे कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन के 4 पूरे हुए हैं। तो आप क्या करोगे? आप जाके बॉन्ड तोड़ दोगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ दोगे, इसको हटा दोगे। अब हम इसके बिना लिखेंगे, ठीक है? तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। हम कहेंगे भाई कार्बन का बॉन्ड अब टूट गया है, तो कार्बन अब रेडी है कि वो चौथा बॉन्ड बनाने के लिए तैयार बैठा है। तो हमने कहा क्या करें? तो एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दी, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दी, तो ये बन गया तुम्हारा क्या? दैट इज इथीन से इथेन बन गया। तो याद रखना तुम इथीन से इथेन बना सकते हो हाइड्रोजन जोड़कर। लेकिन एक बात याद रखना, लॉजिक ध्यान में रखना यार, तुम्हें ना कार्बन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम तोड़ोगे नहीं कार्बन एडिशन के लिए रेडी नहीं होगा, उसको रेडी भी करवाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि तुम्हारा मन कर रहा है चलो भाई उसने बोला तुमने जोड़ दिया, नहीं, तुमने उसमें ऐड ऑन करना है। अब तुम्हारा मन कर रहा है नहीं मेरे से ये भी नहीं हो रहा, मुझे ये भी मुश्किल लग रहा है, तो कोई बात नहीं भाई, मेरे पास इससे भी प्यारा देसी जुगाड़ है, ये सेकंड देसी जुगाड़ है, ये करके आ जा, तब भी तेरे को नंबर मिल जाएंगे। अब तुम पूछोगे क्या देसी जुगाड़ है? भाई बहुत अच्छा देसी जुगाड़, देख भाई, अगर ये मान लीजिए C2H4 है, ये क्या C2H4, इसका हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, इसको क्या बोल रहे हैं? इथीन बोल रहे हैं। तो भाई इसके अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड कर दे H2, और यहां लिख दे निकल। क्या लिख दे? यहाँ पर निकल लिख दे, ठीक है? C2H4 + H2 कर दे। अब तो कुछ मत कर मेरे प्यारे बच्चे, बस जाके ना पेपर में ये लिख दियो C2H6, ये ले तेरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसमें तेरे को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और बोल भाई तेरे को और क्या आसान करा के दो? 3 तरीके बता दिए तेरे को एक ही रिएक्शन करने के लिए। तेरे को जोन सा अच्छा लगे वो करके आ जाओ, तेरे को पूरे मार्क्स मिलेंगे। तेरे को नहीं पसंद आ रहा ये बकवास करनी है कि इतना लंबा लंबा, तो छोटा कर दे। C2H4 मतलब इथीन, और उसके अंदर तूने हाइड्रोजन डाला, निकल के प्रेजेंस में तेरा क्या बन गया? C2H6 बन गया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। C2H4 + H2 गिव्स अस C2H6, तेरा काम खत्म हो गया। तो बेटा अगर तुम्हारे को कोई चीज़ मुश्किल लगे तो हमारे पास सारे देसी जुगाड़ हैं उसको आसान बनाने के, हम आसान बना देंगे उसको। देखो हाइड्रोजन स्लोज द रेंसिडिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो हाइड्रोजनेशन जो है वो रेंसिडिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स को स्लोअर डाउन कर देती है। वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं कि भाई वेजिटेबल ऑयल जो हमारे खानों में होते हैं, अगर तुम उनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखोगे तो ऑब्वियसली वो रेंसिड हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उनकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा। हाइड्रोजनेशन की मदद से तुम उसको स्लोअर डाउन कर सकते हो। रेंसिडिटी जो पहले जल्दी हो रही थी वो धीरे होगी, ठीक है, अगर तुम हाइड्रोजनेशन कर दोगे। एंड द फाइनल, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
आजकल टीचर्स जो भी एग्जामिनर है वो पेपर में दे रहा है क्योंकि रीज़न मैं बता देता हूँ, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं बहुत ज़्यादा हम। तो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो बच्चों को वो थोड़ा हेल्थ के बारे में भी सिखाना चाहते हैं कि भाई गंदा वंदा खाना मत खाओ, ये पिज़्ज़ा बर्गर में कुछ नहीं पड़ा। तो इस चीज़ को साइंटिफिक तरीके से कैसे समझाएं बच्चे को, तो वो यहाँ पर आपको समझाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स are harmful for health. Saturated fatty acids are harmful for health and oils with unsaturated fatty acids should be used for cooking. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को नहीं यूज़ करना हमने कुकिंग के लिए, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग, क्योंकि अनसैचुरेटेड जो हैं वो टूट कर वो जो है एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। लेकिन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स नहीं यूज करने चाहिए कुकिंग में। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हमें यूज करना चाहिए किसमें, कुकिंग के टाइम पे। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आगे क्या आता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो पहले शब्द समझो फिर उसके बाद फिर आपको मैं रिएक्शन समझा दूं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक को हटाओ दूसरा लगाओ। तो अब तुमने एक को हटाया दूसरे को लगाया तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, उसकी जगह पे लग गया। तो यार ये तो हम करते ही आ रहे हैं, जितने भी हमारे पास होमोलोगस वो जितने भी हमारे फंक्शन ग्रुप थे वो यही तो हो रहा था, हाइड्रोजन हटा रहा था उसकी जगह पे कोई आपने फंक्शन ग्रुप लगा रहे थे तो क्या था, वो सब्स्टिट्यूशन ही तो था। यहां पर भी आपने यही करना है कि आपने यहां पर लेना है किसको, मीथेन को। ये आपने ले लिया मीथेन प्यारे बच्चों। ये तुमने जैसे ही मीथेन लिया तो इसमें से तुमने एक हाइड्रोजन को टाटा बाय बाय कर देना है। अब तुम किसकी प्रेजेंस में करोगे, दैट इज क्लोरीन की प्रेजेंस में। तो यहां पर तुमने क्लोरीन ले लिया तो ये दो मतलब एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है तो दो क्लोरीन एक दूसरे से जुड़े ही होंगे, उसको मैंने एक सिंपल से फॉर्म में लिख दिया। अब तुमने कुछ नहीं करना, यहां पर होने क्या वाला है, ये H और ये Cl जुड़कर बाहर निकल जाएंगे, टाटा बाय बाय चले जाएंगे। हमने कहा हाँ भाई निकल जाओ, HCl बन के बाहर हो गया। अब बचा कौन, ये कार्बन और इसके 3 हाइड्रोजन हैं। अब लेकिन कार्बन का हाइड्रोजन गया तो कार्बन तो कहेगा मेरी टेट्रावेलेंसी ब्रेक हो गई भाई, मेरे साथ क्यों, मुझे क्यों तोड़ा। तो हम कहेंगे भाई तू टेंशन ना ले, तेरे को जोड़ कर भी जाएंगे, तेरा हाइड्रोजन लिया तो तेरी जगह उसकी जगह पे कुछ लगा कर जाएंगे, तेरी टेट्रावेलेंसी को ब्रेक नहीं होने देंगे। हमें पता है कि तेरे को टेट्रावेलेंसी ब्रेक करना पसंद नहीं है तो हम तेरे यहाँ पर क्लोरीन लगा देते हैं। तो हमने यहाँ क्लोरीन लगा दिया तो ये बन गया क्लोरोमीथेन। तो हो गया ना भाई हमारा काम, तो सब्स्टिट्यूशन हो गई ना, हाइड्रोजन गया उसकी जगह पे क्लोरीन आ गया, हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये किसके प्रेजेंस में हो रही है, लाइट के प्रेजेंस में हो रही है। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, टेम्परेचर इतना रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन लाइट याद रखना बहुत जरूरी है कि लाइट के प्रेजेंस में होती है। और अगर तुम इसका शॉर्टर वर्जन देखोगे तो वो यहां पर दिया ही हुआ है, CH4 और प्लस में क्या Cl2, हाइड्रोजन हटाओ उसकी जगह पे CH3Cl और प्लस में HCl लिख दो, हो गया यार, बात खत्म हो गई ना। टेंशन क्या हो रही है हमारे को लाइफ में, भाई कोई भी काम ना आसान करके देंगे, टेंशन लो, देसी जुगाड़ों का पूरा का पूरा पिटारा भर के रखा हुआ है मैंने, सारी जगह लगा दूंगा। ठीक है, तो ये देखो CH4 में से हाइड्रोजन हटाया उसकी जगह पे CH3Cl लगा दिया और प्लस में क्या आ गया, HCl। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आगे जाते हैं तो हम चलते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, दो ही इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं, एक इथेनॉल है और एक इथेनोइक एसिड है। अगर तुम बात करोगे एथेनॉल की तो एथेनॉल तो हम सबने देखा ही हुआ है, तो सबको पता होगा एथेनॉल क्या होता है। जो घरों में तुम्हारे बड़े वाले लोग शराबे भी होते हैं उसी को एथेनॉल बोलते हैं, तो तुमने सबने देखा होगा एथेनॉल को। अब तुमने इथेनॉल को देखा है तो एथेनॉल का वो कहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 156 केल्विन है, तो वो 156 केल्विन पे मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351 केल्विन है। 351 केल्विन जो है, जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है, और जो अल्कोहल है इथेनॉल है उसका 351 केल्विन है। तो पानी से पहले ही बॉयल हो जाता है ये, ठीक है, तो पानी से कम है बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आप इसको बॉयल कर रहे हो, पानी को बॉयल कर रहे हो, तो पानी को ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा बॉयल करने में, लेकिन ये जल्दी बॉयल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बात करोगे ये पानी में सॉल्युबल है, ये तो तुमने देखा ही होगा, और इसका जो टेस्ट होता है वो बर्निंग टेस्ट होता है। तुमने अगर टेस्ट नहीं करा, करना है मत, तुम बच्चे हो, तुम्हारे का ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, तो मेक श्योर यू आर स्टे अवे फ्रॉम द अल्कोहल। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो कुछ क्या करते हैं, कंजम्पशन ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज सीरियस हेल्थ इश्यूज एंड इनटेक ऑफ प्योर अल्कोहल इज लीथल। देखो अब ऑब्वियस बात है कि वो अब क्या होता है कि भाई अल्कोहल अगर कोई ज़्यादा पीता है तो भाई ऑब्वियसली उसकी वजह से उसकी हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है, और अगर कोई प्योर अल्कोहल ले लेगा तो उसकी वजह से तो भाई डेथ भी हो जाती है, इतना ज़्यादा ये हमारे लिए लाइफ के लिए ख़राब है। उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल की, तो इथेनॉल जो है उसकी दो रिएक्शंस हमारे पास पेपर में आती हैं।
एक रिएक्शन में क्या होता है, इथेनॉल जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, और दूसरी रिएक्शन में क्या होता है, इथेनॉल डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करता है, मतलब उसमें से वाटर का रिमूवल होता है। मैं दोनों रिएक्शंस तुम्हारे को करके दिखाता हूँ, क्योंकि दोनों रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पेपर में। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, पिछले से पिछले साल और पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर कंप्लीट द रिएक्शंस वाला आ रहा है। तुम्हारे को रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स बनाकर दे देते हैं, एरो बनाकर दे देते हैं, एरो के ऊपर रिएजेंट्स लिख देते हैं और कहते हैं तुम बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आ रहे हैं, और यही क्वेश्चन कन्वर्जन में भी पूछ सकता है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन है जहां पर तुम्हारे को दिखाई दे रहा है कि C2H5OH लिखा हुआ है, इथेनॉल है, और इसको हम सोडियम से रिएक्ट करवा रहे हैं। यहां पर बड़े सारे बच्चों के माइंड में प्रॉब्लम आती है कि सर ये रिएक्शन मेरे से लर्न नहीं हो रही। भाई तुझे लर्न करनी भी नहीं है, ये बहुत ही लॉजिकल है। तेरे को मैं उसका लॉजिक समझा देता हूँ, तेरे को अपने आप से याद हो जाएगी। देख बेटा, यहाँ पर OH है ना, सारी गेम इसकी है। अब जो तेरा ऑक्सीजन है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एलिमेंट होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एलिमेंट होता है। तो अब तूने ना नॉर्मल आयनिक रिएक्शन करनी है, मतलब प्लस और माइनस का गेम खेलना है। तो अगर तू प्लस और माइनस का गेम खेलेगा तो बेटा ये जो तू यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर तेरे को जो H दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ना भाई तू ना क्या लिख दे, प्लस लिख दे। और ये जो पूरा का पूरा तेरे को दिखाई दे रहा है ना, इसके ऊपर माइनस लिख दे। बस तेरा काम हो गया। ऑक्सीजन वाला जो पूरा का पूरा साइड है उसको माइनस कर दे और H के ऊपर पॉजिटिव लिख दे। यहाँ पर जो अल्कोहल है ना, वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा होता है, और जो एसिड्स होते हैं वो H+ देते हैं, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के अंदर। तो तेरा काम खत्म हो गया। तूने उसके बाद इसको सोडियम से रिएक्ट कराया। जब बेटा तू सोडियम से रिएक्ट करेगा तो अब क्या होता है, सोडियम जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है। ड्रॉप 3 मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है चाप। तो हाइड्रोजन तेरी नीचे बैठी हुई थी और तेरा सोडियम ऊपर बैठा हुआ था। तो सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है, तो वो कहेगा हाइड्रोजन चल भाई निकल, मैं तेरी जगह पे लगूंगा। तो बस यही हुआ, हाइड्रोजन हटा, सोडियम लग गया, और हाइड्रोजन जो है किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस में। तो बन गया ना बेटा प्रोडक्ट C2H5ONA प्लस में क्या, H2। इतना आसान था, तो क्या टेंशन है भाई तेरे को। नेक्स्ट अगर तू देखेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या होता है, यहां पर हमने लिखा भी है, मैं तेरे को फिर बता देता हूं। डिहाइड्रेटिंग मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। अगर तुम इस वर्ड को समझोगे तो इस वर्ड के अंदर ही तो मतलब लिखा हुआ है, हाइड्रेटिंग। हाइड्रेशन मतलब पानी, डी मतलब डिहाइड्रेशन। हम कहते हैं ना यार, हम बड़ी सारी क्रिकेट खेल के आए, मम्मी बहुत डिहाइड्रेशन हो रही है, ग्लूकोन डी बना दो। तो क्या है कि मेरे अंदर पानी की कमी हो गई है, तो मुझे डिहाइड्रेशन हो गया। अगर तू डिहाइड्रेशन से बचना चाहता है तो बेटा पानी पी। तो पानी जब तू पिएगा तो तू हाइड्रेटेड हो जाएगा, लेकिन तुमने अल्कोहल में से डिहाइड्रेशन करना है, मतलब इसमें से पानी को निकालना है। अब तुम पानी को कैसे निकालोगे, तो भाई देख मैं तेरे को लाइन स्ट्रक्चर से समझाता हूं। ये तूने बनाया तेरा इथेनॉल, ये तेरा इथेनॉल हो गया, यस और नो, ये तेरा इथेनॉल हो गया। अब तूने क्या करना है, इसमें से वाटर को रिमूव करना है। और वाटर कैसे रिमूव करेगा भाई, यहां से OH ले ले, यहां से H ले ले। H और OH को अगर तू निकाल देगा तो वाटर बाहर निकल जाएगा ना। और जैसे ही तेरा प्यारे बच्चे वाटर बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा उसको लिख दियो। तूने करा H2O बाहर, ठीक है, कर दिया। अब उसके बाद ये कार्बन और इसके पास अपने दोनों हाइड्रोजन, ये कार्बन और इसके पास अपने दोनों हाइड्रोजन, और H2O बाहर हो गया। याद रखियो मेरे भाई प्यारे मेरे बच्चों, यहाँ का OH लेना है और यहाँ का H लेना है, ठीक है। बड़े सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहीं का OH लेते हैं, यहीं का H ले लेते हैं और उनको 0 नंबर मिल जाते हैं। अब तुमने जिस कार्बन का OH ले रहा है उसके साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, H2 बना के बाहर कर दिया। अब बचे ये दोनों कार्बन, अब बचे कौन, ये दोनों कार्बन। अब तेरे को पता है कि कार्बन के साथ तो एक गेम है टेट्रावेलेंसी, वो नहीं ब्रेक करेगा, जो मर्जी हो जाए दुनिया के अंदर, भाई इधर जाए दुनिया उधर जाए, मुझे मेरी टेट्रावेलेंसी पूरी करनी है। तो भाई वो कहेगा, कार्बन कहेगा मेरे तो 3 बॉन्ड पूरे हैं, मुझे चौथा बनाना है। ये कार्बन कहेगा मेरे भी 2 पूरे हैं, 3 पूरे हैं, मुझे भी चौथा बनाना है। तो कहते हैं चल एक काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और इन दोनों में डबल बॉन्ड बन गया। तो तेरा जो इथेनॉल था ना, वो इथेन में कन्वर्ट हो गया मेरे भाई। तो इथेनॉल में से पानी निकालेगा तो इथीन बन जाएगा। यही पेपर में तेरे को उसमें दे देगा कन्वर्जन में, कन्वर्ट इथेनॉल टू इथीन। तो याद रख, इथेनॉल में से वाटर निकालूंगा तो इथीन बन जाएगा। तो बस आ गई कन्वर्जन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए पेपर के लिए। और शॉर्टर वर्जन में करना चाहते हो तो शॉर्टर वर्जन में फिर ये कर लो कि भाई तुम इसको जो है CH3 CH2OH लिख दो, और यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख दो, और ये तुम्हारे को क्या बनाकर दे देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस में क्या H2O, यहां से आप H2 बना लो, ऐसे कर लो। अगर मान ले तेरा ये भी मन नहीं कर रहा, नहीं मुझे तो सर और आसान करके दो, भाई तेरे लिए और आसान भी कर देते हैं, टेंशन ही मत ले।
ठीक है भाई, देख तेरे लिए हम जान बिछा के जाएंगे आज अपनी, तेरे को सारा काम आसान करके देंगे। ले बेटा तेरे लिए और आसान कर देते हैं, तू इसको C2H5OH लिख दे, ठीक है, और यहाँ पर तू कंसंट्रेटेड H2SO4 लिख दे, ठीक है। टेम्परेचर जरूर लिख दियो क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो यहाँ टेम्परेचर लिखना इंपॉर्टेंट है, 443 केल्विन। तूने ये सारा लिख दिया, अब तेरे को क्या करना है, वाटर रिमूव करना है। तो वाटर में होता क्या है, H2O, तो भाई तू यहाँ लिख दे H2O, क्या लिख दिया तूने, H2O, वाटर बाहर हो गया। अब यहां से H2O निकाल, एक OH निकाल और यहां से एक H निकाल दे, H2O हमने वहां लिख दिया। अब बचा क्या, जब H2O निकल गया तो कार्बन तो वही उतने के उतने रहे, C2। हाइड्रोजन जो थे पहले तेरे कितने थे बेटा, 6, 2 चले गए, 2 चले गए तो 6 में से 2 गया तो बचा क्या, 4, तो तूने यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए 4 और ऑक्सीजन भी बाहर निकल गया, हो गया बेटा। ऐसे करा पेपर में, कोई टेंशन नहीं है, फुल मार्क्स मिलेंगे। भाई देख हमारे पास सारे देसी जुगाड़ है, तेरे को अगर एक तरीका नहीं पसंद भाई 2 तरीके और रेडी हैं, तू बस लिख आइयो, तेरे को नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई हम इसको यूज कहाँ करते हैं, इथेनॉल को, इन प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट सोप्स, कॉस्मेटिक्स, अल्कोहलिक ब्रेवेजेस, ये तो हम सब जानते ही हैं। मेडिसिन में यूज होता है टॉनिक्स के फॉर्म में, और लैब का रीएजेंट की तरह भी यूज होता है क्योंकि बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, चीजें इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्सड हो जाती हैं, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आता है एथेनोइक एसिड, जिसको हम बोलते हैं कॉमनली एसिटिक एसिड। एथेनोइक एसिड अगर अब तुम देखोगे तो यहाँ पर लिखा है इट फ्रीजेज एट 298 केल्विन, 290 केल्विन पे फ्रीज हो जाता है। यार 290 केल्विन बहुत ही कम टेम्परेचर है। अगर हम देखें इसमें से 273 हटाएं तो भाई ये होता है सिर्फ और सिर्फ, अगर तुम ध्यान देखोगे, 17 डिग्री सेल्सियस। 17 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है जम जाता है। अब सर्दी का टाइम चल रहा है, अब तो बहुत कम होगी, लेकिन अगर सर्दी का टाइम चल रहा है तो कभी कभी टेम्परेचर जो है 7 से 8 डिग्री सेल्सियस पे भी चला जाता है, तो ये उसी में जम जाएगा। तो ये जब जम जाता है ना, जब इसको ये जब जम जाता है तो फिर इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिडिक एसिड, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 391 केल्विन, तो वाटर से तो ज्यादा है इसका बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का 373 होता है, इसका 391 है, तो पानी से तो ज्यादा है, मतलब हाई टेम्परेचर पे बॉइल ऑफ होता है। और जो है ये मिसेबल इन वाटर होता है, पानी के अंदर आराम से घुल जाता है, और सॉर टेस्ट होता है। यार एसिड है तो सॉर ही होगा ना, क्योंकि एसिड का मतलब ही एसिडस होता है, एसिडस का मतलब ही सॉर होता है, तो ये तो होगा ही सॉर ना बेटा, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद वो क्या कहते हैं, प्योर एसिडिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिडिक एसिड। जो मैं तुम्हें बात बता रहा था, ग्लेशियल क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड अगर रूम टेम्परेचर पे है तो वो लिक्विड स्टेट में, लेकिन वो क्या होता है कि अगर सपोज करो ठंडी के टाइम पे टेम्परेचर अगर आपका बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो वो जमने लग जाएगा। जब वो जमने लग जाएगा तो हमें ना ग्लेशियर बन गया, बर्फ जैसा बन गया। तो अगर बर्फ जैसा बन गया तो उसका नाम क्या रखा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, हमने उसको बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर हम तो देखोगे तो बेटा 3 से 4% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, विनेगर कहते हैं। तो अगर 3 से 4% मतलब 3 से 4 मान ले, अगर मान ले बेटा तूने 100 ml का पानी है, उसमें से 3 से 4 ml 100 ml का सोल्यूशन है, उसमें 3 से 4 ml तेरा क्या है, दैट इज योर एसिडिक एसिड है, तो फिर तू उसे विनेगर बोलेगा। क्या बोलेगा, विनेगर। अब विनेगर क्या होता है, सिरका। चौमिन तो खाते हो तुम सारी की सारी, है ना, वो भैया के पास जा जाकर वो जो चौमिन के अंदर डलता है वो सिरका होता है। वो सिरका बनाया कैसे जाता है कि पहले पानी ले लेते हैं, उस पानी के अंदर बस 3 से 4 जो है परसेंट जो है सिर्फ और सिर्फ आपने एसिडिक एसिड डालना है और वो विनेगर आपका बन जाएगा, जिसको हम सिरका कहते हैं। अगर हम आगे जाएं तो हमारे पास आगे क्या दिखाई देता है, दैट इज एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड की हमारे पास रिएक्शंस हैं, किसके साथ, अगर आप देखोगे 3 रिएक्शंस आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, सोडियम के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। अभी हम जब करेंगे तो सारे प्रोडक्ट देखेंगे कैसे बनते हैं। और अगर हम देखें एक और रिएक्शन है इथेनॉल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर हमारा एस्टर बनता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको हम एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। और अभी मैं जब ये करवाऊंगा तो ध्यान से देखना, क्योंकि ये रिएक्शंस पेपर में आने के चांसेस हाई हैं, क्योंकि आजकल पेपर में बहुत आ रही हैं रिएक्शन। तो ये सारी रिएक्शंस आपके सामने हैं जो हमारा एथेनोइक एसिड दिखाता है, और मैं एक एक रिएक्शन आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे होती हैं, सो दैट कि आप पेपर में जाके परफॉर्म कर सको। तो तुम यहां पर देख रहे हो कि यहां पर बड़ी सारी जो है हमारे पास इथेनोइक एसिड की रिएक्शंस हैं। तो अगर टोटल मिलाकर हम देखें तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 और क्या 1 2 3
4 और 5, ये 5 रिएक्शंस तुम्हारे को दिखाई दे रही हैं। लेकिन यार इन 5 रिएक्शंस को करने का मैं तुम्हारे को एक बहुत ही सिंपल, फिर से मैं बता रहा हूँ, देसी जुगाड़ बता रहा हूँ। इस देसी जुगाड़ को लगा के आना, तुम्हारी कोई भी रिएक्शन हो जाएगी। तो एक बार देखो, देसी जुगाड़ लगाकर दिखाता हूँ। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ तुम्हारे को जो 5 रिएक्शन दिखाई दे रही हैं, उसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो इथेनोइक एसिड है वो ना 2 टाइप की रिएक्शन शो करता है। 2 टाइप की रिएक्शन क्या शो करता है, पहले उसको समझ लो। बेसिकली क्या होता है, जो हमारा इथेनोइक एसिड होता है उसके अंदर आप 2 टाइप की कौन सी रिएक्शन शो कर सकते हो। ध्यान से देखना, इस बात को समझना, आपको सारी रिएक्शन समझ आ जाएगी, क्योंकि जितनी भी रिएक्शंस कार्बन में होती हैं बस वो इसी बात पे होती हैं कि कौन सा पार्ट नेगेटिव है और कौन सा पार्ट पॉजिटिव है। बच्चों को रिएक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनको ये नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से तोड़ना है, कहाँ पर आपने जो है नए बॉन्ड को जोड़ना है। उनको यहाँ प्रॉब्लम आती है कि कहाँ से भाई बॉन्ड में ब्रेक करूँ, कहाँ पर किसको लगाना है। तो इसका भाई तुम्हारे को एक बहुत ही प्यारा देसी जुगाड़ दे रहा हूँ। देसी जुगाड़ क्या है कि देखो, इथेनोइक एसिड में क्योंकि एसिड है तो ये H+ देगा, तो ये जो रिएक्शन होती है ना, इसके अंदर तुमने ना H हटाना होता है। तो जो आपके पास जितनी भी रिएक्शंस है ना, उनमें टोटल मिला के जो 5 रिएक्शन है, 4 रिएक्शन में तुमने बस H को हटाना है और उसकी जगह पे जो है Na लगा देना है, तुम्हें तुम्हारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। बस एक ही ऐसी रिएक्शन है जिसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, जिसको एस्टेरिफिकेशन कहते हैं, जिसको मैं भी करके दिखाऊंगा। पहले आप देखो कि जो जो रिएक्शंस मैं दिखाने वाला हूं उन सब में यही ट्रिक लगेगी। आपको मैं शो करके दिखाता हूं। ये देखो, यहां पर तुम देख रहे हो ये CH3COO है, ठीक है, और ये H है। तो H पे आया पॉजिटिव और इधर आया क्या, नेगेटिव। क्लियर। अब तुमने कुछ नहीं करना, ये Na जो है H की जगह पे लगा देना है। तो देखो Na आ गया यहाँ पर, है ना बेटा, तो CH3CO Na बन गया। और जो बचा कौन, H और OH, ये दोनों ने वाटर बना के बाहर हो गया। देखो कितना आसान है। तो तुमने बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस H हटाना है, उसकी जगह पे Na लगा देना है। 4 रिएक्शन में यही करते रहना है। तुम देखो नेक्स्ट रिएक्शन में भी यही है। देखो यहाँ पर Na है, H हटाया, Na लगाया, रिएक्शन। फिर तुमने अगर तुम देखोगे Na2CO3 में उसमें भी यही है, H हटाया, उसकी जगह पे लगाया Na, हो गया रिएक्शन। अगर तुम देखोगे ये वाली रिएक्शन, इसमें भी यही है, तुमने भाई H हटाया, उसकी जगह पे Na लगाया, हो गया रिएक्शन। भाई 4 रिएक्शन में बस तुमने H हटाना है और Na लगा देना है, तुम्हारा काम खत्म हो गया। और देख यार भाई, तेरा जो आएगा कार्बोनेट, अगर सोडियम कार्बोनेट होगा तो बाय प्रोडक्ट में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा ही मिलेगा। क्या टेंशन है, लगा दियो। अगर नहीं भी लगा के आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि भाई ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। बाय प्रोडक्ट्स जो हमारी ये कार्बन वाली केमिस्ट्री होती है, इसके अंदर बाय प्रोडक्ट्स की कोई लेना देना नहीं होता, मेन प्रोडक्ट होता है। तो भाई तेरे 4 में तो जहां पर तेरे को दिख जाए कि भाई तेरा इथेनोइक एसिड Na के साथ जुड़ रहा है, H हटा, Na लगा दे, तेरे सारी रिएक्शन हो गई। ये है हमारा बेसिक देसी जुगाड़। तो 4 रिएक्शन देखो मैंने इसी देसी जुगाड़ से कर दी। अब बचा कौन, अब बची एक रिएक्शन जिसके अंदर होना है एस्टेरिफिकेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको हमने नेक्स्ट पेज पे हमने इसको कवर भी करा है, तो इसको देख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर तुम्हारे को प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद अल्कोहल्स, वो अल्कोहल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब उसमें डालते हैं, एंड फॉर्म स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड एस्टर। तो कह रहा है कि जब तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो और किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में करते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट जो होता है बड़ी अच्छी खुशबू वाला प्रोडक्ट होता है, उसको हम एस्टर कहते हैं। अब वो चीज हमें यहाँ पर शो करके दिखानी है कि एस्टर कैसे बनता है। देखो मैंने कहा था तुम्हें देसी जुगाड़ बता के जाऊंगा, वो देसी जुगाड़ तुम यहां देखना। मैंने अभी तुम्हें बताया कि इथेनोइक एसिड की 2 रिएक्शन होती हैं, है ना। पहली तुम्हें दिखाई कि H हटाना है, दूसरी रिएक्शन में बस इतना याद रखना कि जैसे CH3COOH है ना, अब ये OH हटेगा, ठीक है, तो OH पे नेगेटिव आएगा और ये पूरा का पूरा पार्ट पॉजिटिव होगा। अब OH हटाना है, किसको हटाना है, OH को। देखो 2 टाइप से हटाना होता है, एक रिएक्शन में जहां पर H हटाना था, और एस्टेरिफिकेशन में तुमने CH3COOH में से OH जो है ना वो नेगेटिव पार्ट है, तो याद रखना वो नेगेटिव होगा। तो इस चीज को हमने यहाँ शो भी करा है। तो ये देखो हमने बनाया क्या, दैट इज योर, ये हमारा क्या हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया। हमने इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये R मतलब कार्बन है, तो वो जो CH3 लिखा हुआ है वो यही है, CH3, ठीक है। तो उसको शो नहीं करा, उसको हमने सिंपल लिख दिया। तुम ऐसे लिख कर आना, तुम्हारे को फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, फुल मिलेंगे। ऐसे लिखना, आसान भाषा में समझा रहा हूं। यहां से तुमने प्यारे मेरे बच्चे OH ले लिया। अब जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल का H ले लो, अल्कोहल का क्या ले लो, H, और इस तरीके से बेटा बन जाएगा क्या, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। और जैसे ही H2O बार हुआ, जो बचा हुआ है उनको साथ जोड़कर लिख देना। तो देखो क्या जो बड़ा बचा, R बचा, C बचा, O बचा, लेकिन इस वाले OR डैश को ना उल्टा लिखना,
क्या लिखना, उल्टा। आर का मतलब यहां पर भी कार्बन है, कार्बन की कोई भी चेन हो सकती है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इट कुड बी एनीथिंग। हमें क्या लेना देना, हमारे को हमारे प्रोडक्ट से लेना देना। तो ये देख प्यारे बच्चे, यहां से आरसीओ लियो और इसको ना उल्टा लिख दियो, आरसीओ और ओ आर डैश। आरसीओ आया तेरा कहां से बच्चे, यहां से, और ये जो बचा हुआ, ये जो तेरा बचा हुआ है दैट इज योर आरसीओ, और ये ओ आर डैश आया तेरा कहां से, यहां से। तो ये बन गई तेरी। तो अगर तू ध्यान से देखेगा, ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, बस तेरे को अपने नेगेटिव और पॉजिटिव को पहचानना है। अगर तुम बड़े ध्यान से देखोगे, मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट ही करा है। तुम्हारे को एक और तरीके से दिखाता हूं कि ये कैसे डबल डिस्प्लेसमेंट है मेरे बच्चों, तो तुम्हारे को पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। ये देख, ये पार्ट जो तेरे को दिख रहा है ये नेगेटिव है, और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है बेटा, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसमें यहां पर जो H है, तो अगर H को देखेगा तो वो मेरा पॉजिटिव है, और ये जो RO देख रहा है ये नेगेटिव है। बस अब डबल डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर दे, इसके प्लस को ले जा किसके साथ, इसके माइनस के साथ। तो ले गया RCO और OR डैश, ये बन गया प्रोडक्ट, और H और OH को साथ ले जा तो बन गया क्या, H2O। बस तुझे ये ध्यान रखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, वो 2 टाइप से तोड़े जा सकते हैं। एक तरीका होता है O और H को तोड़ने का, कि O पे नेगेटिव H पे पॉजिटिव, और दूसरा तरीका होता है क्या, RCOH में से OH को हटा दे तो OH नेगेटिव और RCO क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चीज बस तू ध्यान रखेगा, तेरा आराम से स्टेरिफिकेशन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होती है, ऐसे लिख कर आ जाइयो, फुल मार्क्स तेरे को मिल जाएंगे। इससे प्यारा देसी जुगाड़ तेरे को मार्केट में नहीं मिलने वाला, इसको लगा दियो भाई, तेरे नंबर पक्के हैं। स्टेरिफिकेशन, अच्छा, एक मिनट जाने से पहले यार एक बात सुन, इसको ना H2SO4 की प्रेजेंस में जरूर लिख कर आइयो, कंसंट्रेट H2SO4। अगर तूने ये मिस करना, तेरा आधा नंबर कट हो जाएगा, फिर मुझे मत बोलियो सर मेरा नंबर कट हो गया। कंसंट्रेट H2SO4 जरूर लिख कर आना है, इस चीज को ध्यान रखियो। और अगर तू रिएक्शन लिख रहा है तो नीचे ना सबके नाम वाम लिख दियो, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम अपना फाइनल पेपर करेंगे तब देखेंगे इन सब बकवास को। अभी तो मेन है कि अपना सारा का सारा टॉपिक रिवाइज कर ले जल्दी से। अगर तू बात करेगा हाइड्रोलिसिस की, तो हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ऑन हीटिंग विद एन एसिड और अ बेस द एस्टर फॉर्म्स बैक द ओरिजिनल अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कहता है, ध्यान से समझना बच्चे, अगर वो कहता है कि ये एस्टर बना दिया भाई हमने कहा हाँ ये तो एस्टर है, हमने देख लिया, तो हमने कहा ये एस्टर है, हमने कहा हाँ एस्टर है, बिल्कुल सही बात कह रहा है इसको ना NaOH से रिएक्ट करा दो, हमने कहा करा देते हैं तो क्या होगा, तो उसने कहा एक बहुत ही आसान तरीका होगा। अगर तो मैंने तेरे को क्या बताया, ये सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बस बच्चे को प्रॉब्लम ये होती है नेगेटिव पॉजिटिव नहीं पहचान पा रहा होता, इस वजह से बेचारा बड़ा कंफ्यूज होता है। तो मैं तेरे को नेगेटिव पॉजिटिव दे देता हूँ, फिर तो तू खुद ही बना लियो ना अपने प्रोडक्ट, टेंशन क्यों ले रहा है मेरे भाई। तो ये देखिए जो Na है ना, ये तेरे को पता है पॉजिटिव होगा क्योंकि हाइड्रोक्साइड है, तो OH तो तेरा नेगेटिव ही होगा। ये तो तू बचपन से पढ़ता आ रहा है, बेस क्या होते हैं जिनमें OH नेगेटिव होता है, तेरे को तेरा पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया। अब बस मुझे इसके अंदर मेरा पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढना है। यार इसका भी बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, देख ये जो ऑक्सीजन वाला सारा पार्ट होगा ना, ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल होता है कार्बन से। एक बात याद रखिए, ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल होता है कार्बन से, तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब बचा C2H5, तो C2H5 पे क्या चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। बन गए तेरे, जैसे ही तुझे पॉजिटिव नेगेटिव मिले उसके बाद तो करना ही क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस करना है, डबल डिस्प्लेसमेंट कर देनी है। अब तू देख इसका नेगेटिव किसके साथ जाएगा, इसके पॉजिटिव के साथ, तो ये देख तेरा आ गया CH3COO Na। अब तू इसको देख कि भाई इसका पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, इसके नेगेटिव के साथ, तो ये बन गया तेरा CH3CH2OH। तो भाई तूने क्या करा, तूने एक सोडियम सॉल्ट बना दी। अगर तू ध्यान से देखेगा सोडियम सॉल्ट बन गई इथेनोइक एसिड की, और तूने इथेनॉल भी बना दिया। अब वो यही कहता है, ये जो CH3CONA बना है ना, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसी को हम पता है क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। और ये जो सोप बनाने का प्रोसेस होता है ना, इसको सपोनिफिकेशन बोलते हैं। फिकेशन मतलब द प्रोसेस टू फॉर्म द सोप, तो सोप बनाने को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो यहां पर अगर तू ध्यान से देखेगा, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन। तो जो तूने एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा, मतलब तूने जो उसके अंदर पानी डाला या तूने उसके अंदर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अगर तू ध्यान
ध्यान से देखेगा तो NaOH जो है वो एक एल्कली है, ये हमने ड्रॉप 2 में भी देखा था, बिकॉज इट इज एन एल्कली। और तूने जब उसके अंदर एल्कलाइन दैट इज हाइड्रोलिसिस करा तो तुमको क्या मिला, एक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिली, जिसको हम सोप कहते हैं। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन ये दो ऐसी रिएक्शन है जो तुम्हारी रट ले, क्योंकि इनके चांसेस आने के इतने ज़्यादा हाई हैं, मैं तुझे बता नहीं सकता। मतलब मान ले 90% 95% प्रोबेबिलिटी है कि आने ही वाले हैं आपका एस्टेरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन। बहुत बार पूछ रहे हैं आजकल बोर्ड्स में। इसका रीज़न है क्योंकि 11th-12th में जो बच्चे साइंस लेने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे को क्या करवाते हैं, ग्राइंड करवाते हैं कि तू यहीं से करके आ, क्योंकि वहाँ मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए याद रखियो ये चीज़ होगी। अगर तूने H2O डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया उसी एस्टर में, तब तेरे को तेरा अल्कोहल तो तेरा इथेनॉइक एसिड वापस मिल जाएगा। याद रखियो बेटा, सपोनिफिकेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिख कर आनी है सपोनिफिकेशन में, और तेरे को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पूरा देसी जुगाड़ बताया है कि तेरे को रट्टा ना मारना पड़े, ठीक है, और तेरे नंबर पूरे आ जाएं, ठीक है बेटा। देसी जुगाड़ों को याद रखना, इससे तुम्हारी सारी रिएक्शन होंगी। नेक्स्ट उसके बाद देखो सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप इज अ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन। तो सोप्स होती क्या है, दे आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोप्स क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स हैं। किसकी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स हैं, विद अ लॉन्ग चेन, सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन। तो जिनकी लॉन्ग चेन होती है, जो मैंने भी बताया कि जैसे कार्बन की बहुत बड़ी चेन होगी और लास्ट में सोडियम लगा होगा, तो उसको हम सोप कहते हैं। फिर उसके बाद वो यहाँ पर हमारे को फॉर्मूला बता रहा है कि भाई पैल्मिक एसिड, स्टेरिक एसिड, इनसे हम सोप्स बना सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें, सोप्स आर इफेक्टिव विद सॉफ्ट वाटर ओनली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोप्स किसके साथ इफेक्टिव होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वाटर के लिए। और इनइफेक्टिव विद हार्ड वाटर, तो ये हार्ड वाटर में काम नहीं करते, सॉफ्ट वाटर में काम करते हैं। लास्टली डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स की भी डेफिनेशन आ जाती है कि बेटा डिटर्जेंट्स, तो डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद लॉन्ग चेन। तो ये अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स होती हैं। क्या होती हैं, अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स होती हैं। तो तेरे को टेंशन वाली बात नहीं है कि डिटर्जेंट जो होते हैं वो अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स होती हैं, किसकी, हाइड्रोकार्बन्स, जिनकी लंबी लंबी चेनें होती हैं उनकी होती है। और लास्टली अगर तू देखेगा, दे आर इफेक्टिव विद बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर। तो ये सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में काम कर जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंशिएट करो सोप्स और डिटर्जेंट में। तो यार तो लिखा ही हो ना सिंपल सा, सोप्स होते क्या है, सोप्स आर, दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और डिटर्जेंट क्या होते हैं, दे आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो वही है, बस वहां पर तेरे को लगना है क्या, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। यहां तूने अमोनियम लिख देना है या सल्फोनेट सॉल्ट लिख देना है। तो ये तेरा हो गया सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस। सोप जो है तेरे हार्ड वाटर में काम करेंगे नहीं, सॉफ्ट वाटर में काम करेंगे। लेकिन जो तेरा डिटर्जेंट है वो तेरा हार्ड वाटर में भी काम करेगा, साथ ही साथ तेरा सॉफ्ट वाटर में काम करेगा। ये तेरे दो डिफरेंस हो गए किसके बीच में, सोप और डिटर्जेंट। इससे आसान डिफरेंस और क्या लेगा भाई। तो उसके बाद अगर तू नेक्स्ट पे जाएगा, अब वो तेरे को बता रहा है कि जो सोप होता है उसको, उसका क्लींजिंग एक्शन समझाने की कोशिश करेंगे हम उसको समझते हैं। देख वो क्या कहता है भाई, एन आयनिक पार्ट हाइड्रोफिलिक एंड अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन पार्ट कॉन्स्टिट्यूट द सोप मॉलिक्यूल। देख बच्चे, मैं आपको बहुत एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। अब वो क्या कर रहा है कि भाई देखो, तुम्हारा जो सोप होता है ना, सोप को मैं विजुअलाइज कैसे करूँ, उसकी एक पिक्चर कैसे बनाऊँ अपने माइंड के अंदर। तो हमने कहा देखो, अब बेसिकली कोई भी सोप होगा ना, उसके अंदर बड़े सारे कार्बन होंगे। जैसे एक सोप का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे उसमें कार्बन जो है वो 17 है। कितने कार्बन है, 17 है। तो 17 कार्बन तूने ले लिए, ठीक है। उसमें 35 हाइड्रोजन है और CO नेगेटिव Na+ ये लगा हुआ है उसके अंदर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, तो जो कार्बन की जो पूरी की पूरी चेन है ना, वो बहुत लंबी होती है। तो वो चेन को ना अब हम कैसे शो करें, तो तेरे को पता है कि हम जो है ना लाइन स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही ये जितने भी कार्बन है ना, इनको हम ना क्या शो करेंगे, डॉट्स की पहले फॉर्म में शो करेंगे। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, और इनको ऐसे ना जिगजैग करके हम ना जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब जितने भी कार्बन है ना, उनको जिगजैग लाइंस की फॉर्म में शो कर देंगे, क्योंकि भाई बहुत बड़े बड़े सारे कार्बन हो सकते हैं ना। तो अब हम इतनी बड़ी बड़ी चेनों को कहाँ लिखने बैठेंगे कि हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने ना ट्रिक निकाली कि ना इनको जिगजैग फॉर्म में शो कर देते हैं जितने भी कार्बन होंगे। तो जिगजैग मतलब कार्बन, जिगजैग मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन और उसके हाइड्रोजन्स होंगे। अब जो लास्ट पार्ट बचा ना, जो तेरा पोलर पार्ट है, जो मतलब जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसको ना तो सर्कल की फॉर्म में शो कर देगा। तो अब तेरा जो जिगजैग है मतलब वो कार्बन और हाइड्रोजन्स हैं, और वो जो तेरा पोलर पार्ट है ना, जिसमें
जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है वो तूने सर्कल की फॉर्म में शो कर दिया। तो ये तेरे सोप की ना विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तुम एक सिंपल सी विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर दो कि भाई एक तुम्हारा आयनिक एंड हो गया सर्कल, और ये सारा का सारा क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन चेन। एक बच्चे ने मेरे से पूछा उस दिन कि यार सर मेरे को एक बात बताओ, क्या 17 मेरे को वो लाइंस ड्रॉ करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम वो रेंडमली ड्रॉ कर सकते हो, तो वो इस चीज को नहीं चेक कर रहे, बस वो तुम्हारे को जिगजैग शो करना है, दैट शोज कि कार्बन और क्या है, हाइड्रोजन। अब ये सोप हो गया। अब वो कहते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है, मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर। सो जितनी भी डर्ट होती है ना वो सारी की सारी ऑयल होती है। और फिर हमारे पास क्या होता है, एंड द हाइड्रोफोबिक एंड अटैचेस इटसेल्फ विद डर्ट। देखो बेटा, अब जो सोप होता है ना, सोप के जो हमने दो एंड्स बताए, एक हाइड्रोकार्बन चेन और एक पोलर पार्ट। अब उसने क्या करा, अगर तुम पीछे जाओगे तो हमने एक चीज देखी है कि ये जो आयनिक एंड होता है ना, ये ना पानी से प्यार करता है, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोफिलिक। फिलिक मतलब लव और हाइड्रो मतलब पानी। द वन हु लव्स द वाटर इज नोन एज हाइड्रोफिलिक। और वहीं पर ये जो पूरी की पूरी हाइड्रोकार्बन चेन तुम देख रहे हो ना, ये हाइड्रोफोबिक होती है। फोबिक का मतलब, जो फोबिक वर्ड आ रहा है इसका मतलब ही डर होता है, जो पानी से डरता है। तो ये पानी से बहुत डरता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो इन दोनों के बीच में अब एक लड़ाई चलती है। क्या लड़ाई चलती है भाई, अब जब मान लो तुम्हारे जो दाग लगा हुआ है, दाग पे जो है ऑयल है, और जो ऑयल है वो पानी में तो डिजोल्व होता नहीं, तो तुम उस पर साबुन रगड़ते हो। अब जब तुम उस पर साबुन रगड़ते हो तो होता क्या है कि अब जब तुमने साबुन रगड़ा तो ऑब्वियसली पानी के अंदर तुमने डुबो के साबुन रगड़ा। अब क्या है, जैसे ही तुम सोप अंदर जाता है ना, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं कि भाई मैं या तो क्या कर सकता हूँ, पानी की तरफ ओरिएंट हो सकता हूँ, पानी से जुड़ सकता हूँ, या मैं दाग से जुड़ जाता हूँ। तो सोप के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक काम करते हैं कि चल, वो कहता है कि देख मैं ना हाइड्रोफिलिक हूं, तो मैं पानी की तरफ रहूंगा, और तू हाइड्रोफोबिक है तो तू पानी की तरफ मत रह, तू ना ऑयल की तरफ रह। तो ये ऑयल को जो है चारों तरफ से घेर लेते हैं। कैसे घेर लेते हैं भाई, जो आपका यहां पर अगर आप देखोगे जो ऑयल होता है, ऑयल यहां पर जब मान लो ये दाग है, तो दाग पे जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट ऐसे आके जुड़ जाता है। ये सारा हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है दाग को घेर लेता है, क्योंकि वो पानी से क्या है, दैट इज डरता है। तो पानी से डरने की वजह से, उससे दूर जाने की वजह से वो सारा का सारा ऑयल की तरफ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। और जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो क्या करता है, सारा का सारा पानी की तरफ आ जाता है, क्योंकि उसको पानी से प्यार है। तो इस तरीके से सोप के मॉलिक्यूल्स दाग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके अराउंड में एक सर्कल बना लेते हैं। घेर लेते हैं तो सर्कल बनाते हैं, घेरा मतलब सर्कल। अब वो जैसे उसके राउंड में घेरा बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, तो फिर उन्होंने लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज का यूज करा। उन्होंने कहा इसको बोलेंगे मिसेल। क्या बोलेंगे, मिसेल। तो अब क्या होता है, सोप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जब उसके राउंड में घेरा बना लेते हैं तो हम बोलते हैं कि मिसेल फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, मिसेल फॉर्मेशन। अब हम यहां चलते हैं, तो देखो मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर। तो मेजरली जो डर्ट है वो ऑयली इन नेचर है। उसके बाद कहता है एंड हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड अभी देखा था ना, जो हाइड्रो मतलब फोबिक मतलब डर, जो पानी से डरता है, और पानी से कौन डरता है, हाइड्रोकार्बन वाला चेन, जिगजैग वाला, वो सारा का सारा पानी से डरता है। इट सेल्फ अटैचेस विद द डर्ट। वो डर्ट को क्या करता है, डर्ट से जाके अटैच हो जाता है। क्या करता है, डर्ट से अटैच हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से वो डर्ट से अटैच हो जाता है, लाइक दिस कह रहा है। क्या कर रहा है, उससे डर्ट से अटैच हो जाता है। हो गया भाई अटैच। फिर उसके बाद क्या होगा, एंड while the ionic end is surrounded with molecules of water। और ये जो आयनिक एंड्स होते हैं इनके अराउंड में सारा का सारा क्या होता है, पानी आ जाता है। क्या आ जाता है, पानी। तो पानी को मैंने ऐसे शो कर दिया। तो इस तरीके से अगर तुम देखोगे, दिस रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ रेडियल स्ट्रक्चर। रेडियल मतलब उसको पूरी चारों तरफ से घेर रहे हैं, एक उसके आगे गोला बना ले हैं। वो गोला जो बनता है उसको हम बोलते हैं क्या, मिसेल। क्या बोलते हैं उसे, मिसेल। वो गोले को मिसेल बोल रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है एन इमल्शन इज दस फॉर्म्ड बाय सोप मॉलिक्यूल्स। और इस चक्कर में एक इमल्शन बन जाती है। बच्चा पूछेगा इमल्शन क्या होती है, यार इमल्शन एक कोलॉइड होता है, तो वो उसके अराउंड में कोलॉइडल सोल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, द क्लोथ नीड्स टू बी मैकेनिकली एजिटेटेड टू रिमूव द डर्ट पार्टिकल। मतलब आपको ना घिसना भी पड़ेगा साथ साथ, क्योंकि देखो जो दाग है ना उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
सोप तो क्या करेगा, रिपल्शंस की वजह से, सोप के मॉलिक्यूल्स रिपल्शंस की वजह से उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तुम्हें साथ में घिसना भी पड़ेगा सो दैट कि भाई जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और ज़्यादा जल्दी टूटे, सो दैट कि वो दाग जो है ना पानी में घुल जाए और तुम्हारे कपड़े से जो है अलग हो जाए। तो इसलिए एजिटेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर तुम देख रहे हो कि कैसे जो हमारा सोप है वो कैसे जो है हमारे दाग को घेर रहा है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मिसल फॉर्मेशन, जो मैंने तुम्हें बनाकर अभी दिखाया सारा का सारा। फिर उसके बाद लास्ट में अगर तुम जाओगे तो स्कम क्या होता है, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। तो भाई सोप हम कहते हैं कि हार्ड वाटर में काम नहीं करता, क्यों नहीं करता वो समझा रहा है। तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, तो जो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की सॉल्ट्स हैं वो क्या करती हैं, दे रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल्स। तो वो सोप के मॉलिक्यूल, मान लो तुमने क्या करा, तुमने पानी लिया और पानी जो है ना वो हार्ड वाटर है, उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम पहले से प्रेजेंट है। अब तुमने क्या करा, जो तुम्हारा कपड़ा था उसमें तुमने उसमें साबुन रगड़ दिया और तुमने उस हार्ड वाटर में उसको डिप कर दिया। अब जैसे ही तुमने उसको हार्ड वाटर में डिप करा तो वो क्या कह रहा है, द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट्स विद सोप मॉलिक्यूल्स। वो सोप मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देंगे एंड फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स कॉल्ड स्कम, और वो स्कम बनाना शुरू कर देंगे। क्या बनाना शुरू कर देंगे, स्कम, दस ऑब्स्ट्रक्टिंग द क्लींजिंग एक्शन। तो वो जो क्लींजिंग एक्शन होना था ना वो रुक जाएगा यार, वो क्या करेंगे, दैट इज वो स्कम बनने की वजह से जो क्लीन उन्होंने करना था किसको, दाग को, वो नहीं हो पाएगा। तो वो यही कह रहा है कि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट होती हैं, किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, सोप मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने लग जाती हैं। और जैसे ही वो सोप मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना लेती हैं जिसको हम स्कम कहते हैं, जिसकी वजह से बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन हमारा जो सोप है वो अब अपना काम नहीं कर पाता, वो क्लीनिंग नहीं कर पाता। फिर हम कहते हैं फिर क्या करें भाई, हम तो फंस गए, हमारे को तो दाग हटाना है। तो हमने कहा अब आप क्या, एक जुगाड़ निकाला, लोगों ने जुगाड़ निकाला कि सोप जब काम नहीं कर रहा था तो उन्होंने कहा डिटर्जेंट्स यूज कर लेते हैं, डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में भी काम कर देते हैं। तो यूज ऑफ डिटर्जेंट्स ओवरकम दिस प्रॉब्लम एज अ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट एंड दस क्लोथ्स गेट क्लीन। तो हमने क्या कहा कि अगर सोप काम नहीं कर रहा तो भाई हमने एक नई इन्वेंशन करी, और वो नई इन्वेंशन थी डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट्स जो हैं वो हार्ड वाटर में भी काम करते हैं, उसी को बात हमने यहां पर लिखा है। उसके बाद सोप्स आर कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल। तो एक मैंने तुम्हें बताया था सोप्स और डिटर्जेंट में डिफरेंस कर रहे हैं। सोप्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब नेचर के हिसाब से ठीक चीज है, और जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो वो काम नहीं कर पाते। तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है। उसके बाद फाइनली सोप्स आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली, क्योंकि देखो बायोडिग्रेडेबल है तो ऑब्वियसली तो एनवायरमेंटली फ्रेंडली तो हो गई भाई, और डिटर्जेंट्स जो है वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो यहां पर हमारा खत्म हो जाता है क्या, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का पूरा पार्ट। तो बच्चों यहां पर हमारा खत्म हो जाता है क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमने पूरा का पूरा चैप्टर फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश एक एक टॉपिक बड़े ध्यान से करा, जो भी पेपर के लिए रेलेवेंट है। आपको अगर कोई भी डाउट आएगा तो आप नीचे कमेंट में लिख देना, मैं उसका आंसर दूंगा। और दूसरी बात, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट ड्रॉप के अंदर और हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर्स। तो मेक श्योर यू आर स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज कीप योर कॉपी एंड पेन ऑन एंड ऑलवेज कीप ऑन राइटिंग, बिकॉज लिखने से ही होगा, सिर्फ और सिर्फ देखने से नहीं होने वाला है। तो ओके, बाय बाय गाइस। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you so much. Thank you. And I'll meet you in the next drop. Bye bye.